नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। 3 चरण का चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर विचार कर रही है, या ये कहा जाए पुनर्विचार भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले, पहले चरण से पहले बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई थी और वो पूरी तरह से ये आश्वस्त थी। पार्टी का नारा ही था कि इस बार 80 में 80 जीतेंगे उत्तर प्रदेश में और दिल्ली केंद्र में 400 पार। लेकिन 3 चरण के चुनाव होने के बाद, पहले चरण और दूसरे चरण के बाद कुछ रणनीति में पे विचार हुआ और फिर तीसरा चरण भी जब पूरा हो गया, तब भारतीय जनता पार्टी सचेत हो गई। सचेत ये हो गई, इसलिए हो गई कि इन तीनों चरणों में मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा। हालांकि पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद जो संशोधित परिणाम आया, मतदान का जो प्रतिशत आया वो बढ़ा हुआ आया, बाद में निर्वाचन आयोग ने जारी किया। लेकिन तीसरे चरण का मतदान भी बहुत उत्साहजनक नहीं है। केवल अगर संभल को छोड़ दें तो कहीं भी 60% से अधिक मतदान नहीं हुआ है। इसी मतदान के प्रतिशत को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कुछ चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कम मतदान को लेकर चिंतित भी है और सचेत भी हो गई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पर पुनर्विचार किया है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जेपी नड्डा अध्यक्ष और अमित शाह अब संगठनात्मक बैठकों पर फिर से जोर दे रहे हैं। कल लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे। उन्होंने विधायकों, एमएलसी और सभी संगठनात्मक पदाधिकारियों की बैठक की और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मतदाताओं से संपर्क बढ़ाया जाए। हर दरवाजे की, हर मतदाता की कुंडी खटखटाई जाए और एक बार नहीं, कई बार खटखटाई जाए। हर मतदाता से संपर्क किया जाए, हर मतदाता का मतदान सुनिश्चित कराया जाए। ये बात उन्होंने कही। इसका आशय स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कम मतदान से चिंतित है। दूसरा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के 2 ठाकुर नेताओं को बुलाकर बात की। एक नेता है राजा भैया, जो निर्दलीय विधायक हैं और लोकतांत्रिक जनसत्ता दल उनकी पार्टी है। उसके 2 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, एक एमएलसी है। राजा भैया प्रभावशाली अपने क्षेत्र में माने जाते हैं। ठाकुर नेता के रूप में उनकी छवि भी है और उनके पिता विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रहे हैं और समाज सेवी हैं। राजा भैया प्रतापगढ़ की जो एक रियासत है उसके राजकुमार हैं, राजा कहे जाते हैं। उनको अमित शाह की तरफ से बुलावा आया और अभी 3 दिन पहले उन्हें अर्जेंट बंगलौर बुलाया गया। बंगलुरु में उनके साथ अमित शाह की मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद वो उत्तर प्रदेश में लौटे। इसके 2 दिन बाद ही दिल्ली में जौनपुर के बाहुबली नेता, जो पूर्व सांसद भी हैं, धनंजय सिंह, उन्हें दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में बताया जाता है कि उनकी भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई और उसी दिन, जिस दिन उनकी मुलाकात हुई, उनकी पत्नी शशिकला रेड्डी चुनाव लड़ रही थी बसपा के चुनाव टिकट पर जौनपुर से। उन्होंने टिकट वापस कर दिया। कहा यह जा रहा है कि उनसे मायावती जी ने टिकट वापस ले लिया या उनका नाम बदल दिया, दूसरे प्रत्याशी को वहां से प्रत्याशी बना दिया। लेकिन सूत्रों की जानकारी यही है कि टिकट वापस कर दिया गया। तो एक तरह से अमित शाह के टीम ने या अमित शाह की तरफ से 2 बड़े ठाकुर नेताओं को उत्तर प्रदेश में बुलाकर बात की गई। ये भी बदली रणनीति का परिणाम माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि ये भी भाजपा ने जो अपनी रणनीति पर पुनर्विचार किया है उसी का हिस्सा है। क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे चरण तक भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो एक हवा शुरू हुई,
यह चर्चा शुरू हुई कि ठाकुर नाराज। ठाकुरों की नाराजगी की दो वजह थी। एक तो पुरुषोत्तम रूपाला जो गुजरात से मंत्री हैं केंद्र सरकार में और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने क्षत्रिय समाज पर, ठाकुरों पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। उसके बाद से पूरा राजस्थान, पूरा गुजरात और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में भी क्षत्रियों में, राजपूतों में एक गंभीर नाराजगी पैदा हुई और वो नाराजगी रूपाला से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच गई। क्षत्रियों की मांग ये थी कि रूपाला का टिकट काटा जाए, उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। केवल एक ही मांग थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस मांग पर कोई विचार नहीं किया। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो टिकट वितरण था, उसमें भी ठाकुरों की उपेक्षा की बात उभरकर सामने आई। खास तौर से गाजियाबाद में जनरल बीके सिंह का टिकट काटे जाने के बाद ठाकुर नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से जो ठाकुरों की सीट थी उस पर उनका टिकट काट दिया गया। इसके अलावा जो दूसरी सीटें थी उन पर भी ठाकुर दावेदारी कर रहे थे, जैसे मेरठ की सीट पर दावेदारी थी, वहां टिकट नहीं मिला। केवल एक पश्चिम प्रांत में एक टिकट मुरादाबाद से ठाकुर सर्वेश कुमार सिंह को मिला था, जिनका चुनाव के अगले दिन ही निधन हो गया। ये हवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक, जब चुनाव का पहला चरण था उससे पहले सहारनपुर के नानोता कस्बे में एक ठाकुरों की पंचायत भी हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का निर्णय लिया गया। ये बात आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे चरण तक आ गई। दूसरे चरण से तीसरे चरण में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। तीसरे चरण में खास तौर से बरेली मंडल में ठाकुरों की नाराजगी की बात सामने आई। हालांकि बरेली मंडल में कहीं भी ठाकुर कोई प्रत्याशी नहीं था, लेकिन ठाकुरों की संख्या बरेली के आंवला क्षेत्र में पर्याप्त है और बदायूं में भी है, बरेली में भी है, लेकिन बरेली में अपेक्षाकृत कम है। यहाँ जो ठाकुरों का रुख था वो भी भारतीय जनता पार्टी को सचेत कर गया और चर्चा ये है कि यहाँ भी आधे से अधिक ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से नाराज ही रहे। अंतिम समय तक उन्हें मनाने की कोशिश की गई, लेकिन लोग नहीं माने। तो इस बात को लेकर 3 चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया कि ठाकुर नाराज है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि देर से ही सही, लेकिन इस पर संज्ञान लिया। भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि ठाकुरों की नाराजगी को दूर किया जाए। दिल्ली में एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह से जब ये पूछा गया कि ठाकुर नाराज हैं पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने माफी मांग ली है, एक बार नहीं 3 बार माफी मांगी है और पार्टी विचार कर रही है, आगे क्या करेगी ये निर्णय बाद में लिया जाएगा। ये बात उन्होंने स्वीकार की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर सचेत हो गई कि तीसरे चरण के बाद अब जब चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चरण तक होगा, इन सभी चरणों में ठाकुर जाति प्रभावी है। सभी सीटों पर ठाकुर मतदाताओं की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर बनारस तक और रावटगंज तक है। कोई लोकसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां ठाकुर मतदाताओं की संख्या कम या ज्यादा ना हो। इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी सचेत हुई और उसने उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख ठाकुर नेताओं को वापस बुलाया। इससे पहले एक और घटनाक्रम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी यशवंत सिंह का पार्टी ने निष्कासन कर दिया था। उनका निष्कासन भी समाप्त किया गया आनंद-फानंद में। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब ठाकुरों की चिंता करने लगी है। दोनों ठाकुर नेताओं को बुलाकर, राजा भैया को और धनंजय सिंह को, दोनों को बुलाकर बातचीत की गई और ये माना गया कि अब पूर्वांचल में, विशेष रूप से मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर और पूर्वांचल तक ठाकुरों को साधने की एक नए सिरे से कोशिश हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी सचेत है, समय पर उन्होंने ये फैसला लिया है। देखते हैं कि ये बाहुबली नेता धनंजय सिंह और राजा भैया कितने प्रभावी हो सकते हैं। क्या ठाकुरों का नेतृत्व करके वो सारे ठाकुर वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोड़ सकते हैं और इसके बदले में उनको भारतीय जनता पार्टी क्या देगी, ये भी महत्वपूर्ण है। कि अभी राजा भैया भारतीय जनता पार्टी में तो है नहीं, किसी पद पर भी नहीं है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनके बारे में कुछ विचार किया है
या धनंजय सिंह के बारे में कुछ विचार किया है? कुछ तो उनको आश्वासन जरूर मिला हो। देखते हैं भाजपा की नई और बदली हुई परिस्थितियों में नई रणनीति से अगले चौथे चरण में मतदान का प्रतिशत कितना बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी कितनी प्रभावी होती है। ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि चौथा चरण बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी चरण हैं, लेकिन चौथे चरण में चूंकि विशेष रूप से वो क्षेत्र हैं जो बरेली मंडल का क्षेत्र है और कुछ लखनऊ मंडल के भी क्षेत्र हैं। फिर पांचवा चरण भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। पांचवें चरण में राजधानी लखनऊ का चुनाव है। अमेठी और रायबरेली भी पांचवें चरण में ही होगा। तो पांचवें चरण के चुनाव के लिए ये रणनीति तैयार की गई है। इसके आगे फिर प्रधानमंत्री के क्षेत्र का चुनाव है, छठे सातवें चरण में जाकर वाराणसी में सबसे अंतिम चरण में है। लेकिन देखते हैं भारतीय जनता पार्टी कैसे अपना मत प्रतिशत बढ़ाती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।